तो स्वागत आप सभी का स्पेशल शो में। 2025 में दिल्ली के दंगल में कौन जीतेगा? क्या 2025 का मुकाबला भी 2015 और 20 की तरह एक तरफा होगा या फिर मुकाबले में रोमांच आने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब की बार फिर से आपकी सरकार न बन जाए, इसके लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। और तो और इस दफा कांग्रेस भी आपके खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाती दिख रही है। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने के लिए इंडिया ब्लॉक के अपने ही सहयोगी से भिड़ने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। एक दिन पहले कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारने का ऐलान किया और आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उन 29 नामों में कई बड़े चेहरे हैं और कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। सबसे पहले एक नजर 29 में से उन 10 बड़ी सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर देखिए। कालकाजी सीट से पूर्व सांसद रमेश वेधुड़ी को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा को टिकट मिला है। पटपड़कन सीट से बीजेपी ने रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी बार कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में राजकुमार चौहान को मंगोलपुरी से टिकट मिला है और आम आदमी पार्टी से आए राजकुमार आनंद को पटेल नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो दिल्ली के नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को फिर से रोहिणी से टिकट दिया गया है। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को टिकट दिया गया है और राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा उम्मीदवार बने हैं। बिजवासन से आप छोड़ बीजेपी में आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को टिकट मिला है। तो दिल्ली के दंगल में अपने योद्धाओं को उतारने में सबसे ज्यादा देरी बीजेपी ने ही की। बीजेपी जब पहली लिस्ट लेकर आई तो उससे पहले आप 70 और कांग्रेस 40 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, मगर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जाहिर है उनके समर्थकों की तादाद भी ज्यादा है और इस ऐलान के बाद कि बीजेपी नेताओं के समर्थकों ने ढोल नगाड़े भी बजाए। तो टिकट बढ़ते ही और मिलते ही अगर ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो अब यह भी समझिए कि बीजेपी की पहले लिस्ट में वो हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं, यानी इस लिस्ट से बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने पहले लिस्ट में सीएम आतिशी और पूर्व सीएम यानी कि आपके सबसे बड़े नेता केजरीवाल के लिए व्यूह रचना तैयार कर दी है। दूसरी बड़ी बात इस लिस्ट में है कि 2 पूर्व सांसदों को भी इसमें टिकट दिया गया है। तीसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस और आप से आए नेताओं को धड़ल्ले से टिकट मिला है, जैसा पहले आम आदमी पार्टी ने भी किया है। और चौथी बात है कि 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने 16 उम्मीदवार के टिकट बदल डाले हैं। 13 उम्मीदवारों को ही रिपीट किया गया है। लेकिन अब आपको हम 2 ग्राफिक्स और दिखाते हैं, जिसकी वजह से यह भी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करने के साथ दिल्ली की 2 सबसे हॉट सीट पर इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। पहली सीट है नई दिल्ली, जहां खुद केजरीवाल 3 चुनाव जीत चुके हैं और चौथी बार मैदान में है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी पूर्व सांसद प्रवेश सिंह वर्मा को टिकट दिया है। तो कांग्रेस भी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है और वो संदीप दीक्षित के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है, जो 3 बार की सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। अब दूसरी हॉट सीट का हाल देखिए। यहां भी मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। सीट का नाम है कालकाजी। कालकाजी से खुद सीएम आतिशी इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ पूर्व सांसद रमेश वेधुड़ी को उतार दिया है, यानी कि सीधे पूर्व सांसद को उतारा है, जो 2 बार दक्षिणी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। तो कांग्रेस ने भी एक दिन पहले ही अलका लांबा की उम्मीदवारी का ऐलान कर मुकाबले को रोमांचक बनाने की पूरी कोशिश की है। तीनों उम्मीदवारों के नाम क्लियर होने के बाद
तीनों की ओर से एक दूसरे पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। सुन लीजिए। सड़कों की गोविंदपुरी में जाकर देख लीजिए, लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं। ना ऑटो घुस सकता है, ना कोई व्यापारी घुस सकता है, कुछ नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कोई बीमार हो जाए। जो नरक बना दिया आतिशी ने 4 साल में, 4.5 साल वो कनाडा अमेरिका कहाँ घूमती रही, क्षेत्र को नहीं देखा। 6 महीने में आकर लोगों से लप्पी झप्पी करती फिर रही हैं, गले मिलती हैं लोगों से आने के बाद, बर्थडे केक काटती घूम रही है लोगों के घरों में बच्चों के जा कर कि हम केक भिजवा देंगे। तो ये जो लालच देने की स्थिति है, पद्धति है इस आम आदमी पार्टी की, उसको लोग समझ गए हैं सारे के सारे। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल जी खुद ही तय करके बैठे, मैं ही होऊंगा, है ना। और उसके बाद आतिशी जी पर जब सवाल पूछा तो बोला वो तो टेम्परेरी है। सो जब उन्होंने ये शब्द कह दिया कि वो तो टेम्परेरी है, तो वो खुद ही उन्होंने उनको कमजोर कर दिया है, कमजोर दिखा दिया। और वो कमजोर हैं। कालका जी के विकास के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, दिल्ली की 70 विधानसभा में उदाहरण होने चाहिए थे। लोग विजिट करने आते। मैं चांदी चौक की विधायक रही हूँ, लोग आते हैं विजिट करने की। अलका लांबा जब चांदी चौक की विधायक थी, क्या बदलाव हुए? आज लाल किले से आप पैदल चलेंगी, शीशगंज गुरुद्वारे होते हुए आप मस्जिद तक, फतेहपुर मस्जिद और सेंट स्टीफन चर्च पहुंचेंगी तो नज़ारा दिखता है कि ईमानदारी से अगर काम करें तो नज़ारे बदलते हैं। लेकिन आज कालका जी का विकास, या दिल्ली की मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, आसमान नीला क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों लोगों के दम घुट रहे हैं? जहरीली हवाएं और सांस लेना मुश्किल है। तो साफ है कि दोनों शीर्ष नेताओं के खिलाफ चक्रव्यूह पूरी तरह से बुनने की तैयारी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। और कालका जी सीट का इतिहास भी जान लीजिए। यहां 3 दशक से कमल नहीं खिला है। कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर 3 चुनाव से यहां कांग्रेस का पंजा भी नहीं चल पाया। पर कालका जी में आतिशी की पकड़ भी इतनी दमदार नहीं दिख रही जिससे मुकाबला एक तरफा हो जाए। और ऊपर से मुकाबले में 2 बड़े चेहरे के आने से यह मुकाबला जाहिर है बेहद दिलचस्प हो गया है। कालका जी सीट से 2020 में आतिशी को जीत मिली थी। आतिशी को कुल 55,897 वोट मिले थे, लेकिन आतिशी की जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 11,300 वोटों का था। दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी भी इसी इलाके से 2 बार सांसद रह चुके हैं। रमेश बिधूड़ी 3 बार विधायक भी रहे हैं, तो कांग्रेस भी इस सीट पर हैट्रिक लगा चुकी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं होने जा रहा है। मगर आगे बढ़ते हैं और बात पूर्व मुख्यमंत्री और आपके सबसे बड़े चेहरे संयोजक केजरीवाल की करते हैं। तो जान लीजिए कि केजरीवाल के लिए मुकाबला कैसा रहने वाला है। इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने में न तो कांग्रेस ने कोई कोर कसर छोड़ी है और न ही बीजेपी ने। दोनों ही दमदार उम्मीदवार उतार दिए हैं। संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा दोनों पूर्व सीएम के बेटे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित 10 साल तक सांसद रहे। संदीप दीक्षित दिल्ली की राजनीति के लिए बड़े चेहरे हैं। प्रवेश सिंह वर्मा भी बड़े मार्जिन से 2 बार सांसद बने। प्रवेश दक्षिणी दिल्ली के भी महरौली सीट से विधायक रह चुके हैं। अब एक नजर इस पर भी डालिए कि केजरीवाल की सीट का अंतर कितना रहा। जीत का अंतर फिर भी ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन पिछले चुनाव में डाउनफॉल भी नजर आया। 2015 में 31,583 वोट मिले थे और 2020 में 21,697 वोटों का अंतर था। जाहिर है वोट मार्जिन भी कम हुआ है। और यह हाल तब था जब 2020 में उनके खिलाफ बीजेपी ने कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतारा। इस बार तो केजरीवाल के सामने दोनों पार्टियों ने मजबूत कैंडिडेट दिए हैं और कांग्रेस भी पूरी मजबूती से हेड ऑन का दावा कर रहे हैं। और हमारा जोश, हमारा उत्साह दिल्ली की जनता ने बढ़ाया है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब एक बड़ा बदलाव करने जा रही है और विकल्प के तौर पर कांग्रेस की तरफ मुड़कर देख रही है और हम उन्हें निराश नहीं होने देंगे। इसलिए आपने देखा 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, चार्जशीट, और हम बिल्कुल इनसे हेड ऑन ले रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं और कांग्रेस दिल्ली वालों के मुद्दों पर दिल्ली की लड़ाई लड़ रही है। तो ये इन्हें लड़ने दीजिए 2 बिल्लियों की तरह। तो हेड ऑन कर रहे हैं। अलका लांबा का यह दावा, कांग्रेस पूरी तरह से दम के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। और दिल्ली में 2015 और 2020 की शानदार जीत के नायक निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने न सिर्फ 2013 में
3 बार की सीएम शीला दीक्षित को हराया, बल्कि 70 सीटों पर विधानसभा प्रचार की पूरी जिम्मेदारी भी अपने ही कंधों पर उठाई है। भले ही केजरीवाल इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री न हो, लेकिन उनके कंधों पर इस बार भी न सिर्फ अपनी सीट को जीतने की, बल्कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में फिर से सरकार बनाने की भी चुनौती है। और इस बार तो बीजेपी ने उनके खिलाफ मुद्दा भी लपक लिया है, जिसके साथ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक केजरीवाल के खिलाफ हमले के लिए उतर चुके हैं। एक बार फिर अमित शाह ने शीश महल का मुद्दा उठा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं। और ध्यान भटकाने वाले मुद्दों पर आप आगे बढ़ते हो। भाइयों बहनों, ये केजरीवाल जी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की प्रोडक्ट, मुख्यमंत्री बनकर आपने किया। शराब का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करप्शन किया, टेस्टिंग के नाम पर, दवाओं के नाम पर करप्शन किया, 16 स्ट्रीट का करप्शन किया, सीसीटीवी कैमरा के नाम पर करप्शन किया, बस खरीदने में घोटाला किया, और सबसे बड़ा घोटाला निजी सुविधाओं के लिए शीश महल का करने का काम केजरीवाल जी आपने किया है। तो शीश महल का ये विवाद क्या है, और पीएम ने भी एक दिन पहले इसको लेकर के तंज किया था, और फिर ये चक्रव्यूह की जो तैयारी है, इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से भी। यूसुफ अंसारी साहब जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। तो किस तरह की चक्रव्यूह की तैयारी है इर्द गिर्द अरविंद केजरीवाल की, कितना दिलचस्प इस बार का मुकाबला दिल्ली का रहेगा, समझेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए। मगर शीश महल की बात चली थी, तो बता दें आपको कि शीश महल वही विवाद है जिसे बीजेपी लगातार केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो पहले बतौर सीएम केजरीवाल का घर था, बीच चुनाव में उनके लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। इस पर अब दोनों पार्टियों के बीच ट्विटर पर भी पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी इस पर करप्शन के आरोप के सहारे केजरीवाल को घेर रही है, तो शीश महल में 10 करोड़ का इंटीरियर, 6 करोड़ के पर्दे और 15 लाख की टॉयलेट सीट के नाम लेकर के बीजेपी लगातार सवाल भी पूछ रही है। केजरीवाल को राजा बाबू बता रही है, तो आप भी जवाब दे रही है। इसके लिए आपने प्रधानमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं पर तंज करते हुए पोस्टर जारी किया है, जिसमें पीएम आवास के बंगले की कीमत बताई गई है, विमान और कार की कीमत सबका जिक्र कर दिया गया है। एक दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल के बीच शीश महल वाले मुद्दे पर वार पलटवार भी दिखा था। सुनिए। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। ₹2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। जी, तो इस तरह से दोनों तरफ से किस तरह के हमले हो रहे हैं राजनीति में, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस चुनाव में इस बार जिस जंग की और जिस चक्रव्यूह को बिछाने की तैयारी दिखाई दे रही है, क्या उसके मायने हैं, क्या नतीजे होंगे, कितना दिलचस्प हो सकता है चुनाव, क्योंकि अब पिछले 2 चुनाव तो एक तरफा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए यूसुफ अंसारी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय पांडे साहब, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। यूसुफ भाई, आपसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या इस बार कांग्रेस कह रही है कि हम हेड ऑन करेंगे और बीजेपी तो हेड ऑन ले ही रही है, क्या चुनाव की तस्वीर इस बार कुछ आपको बदलती नजर आ रही है? नहीं, चुनाव की तस्वीर में बहुत ज्यादा बदलाव होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली में मुद्दे वही पुराने हैं।
और जहाँ तक हेड ऑन लेने की बात है, मैंने अभी सुना आपने बताया अलका लांबा कह रहे थे, हेड ऑन की बात कर रही थी। उन्हें कालका जी से उतारा गया है चुनाव मैदान में, कल ही उनके नाम की घोषणा हुई है। और वो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, आरजी मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है, खुद अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं वो टेम्परेरी पीरियड के लिए मुख्यमंत्री बनाई गई है। तो उनके मुकाबले में उन्हें उतारा गया आतिशी मरलोना के खिलाफ। और डायरेक्ट हेड ऑन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं से भी आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर की पोजीशन में है। कुछ एक सीटों को अगर हम छोड़ दें, हाँ कांग्रेस इस बार ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब हो सकता है 1-2 सीटों पर कांग्रेस का खाता खुल जाए। जैसे जी 2015 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। हम्म 2013 के चुनाव में कांग्रेस 8 सीटें जीती थी और उन 8 सीटों के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन दिया था। और तभी केजरीवाल ने कहा था कि भाई कांग्रेस का हमें समर्थन देना कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान का सौदा कांग्रेस के लिए होगा, ये बड़ी गलती कांग्रेस कर रही है। और उसके बाद जब चुनाव हुए 1.5 साल बाद, तो कांग्रेस का सफाया हो गया। 2015 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 2020 में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, वोट भी कांग्रेस को बहुत कम मिले। यानी कांग्रेस का सारा वोट जो है जी वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया दो चुनाव में। तो ऐसी हम्म पोजीशन में कांग्रेस का ये कहना है हम सीधी टक्कर दे रहे हैं, हेड ऑन कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात, अतिशयोक्ति है। हाँ, ठीक है कुछ एक सीटों पर ठीक है। कांग्रेस मैं अच्छा अजय कर पांडे जी को सकती भी है। लाता कांग्रेस हूँ में तो चर्चा अंदरूनी में। तौर पे चर्चा में कांग्रेस के पास चुनाव जी लड़ने के लिए मुख्य उम्मीदवार तक नहीं है। अभी एब्सोल्युटली। कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी से 5 एक्स विधायक आए हैं कांग्रेस में, उनको टिकट दे दिया गया है। इसको लेकर खुद अजय पांडे कांग्रेस जी, के अंदर मैं आता हूं काफी यूसुफ भाई ज्यादा आपके पास। रिजनमेंट है। अजय पांडे जी, 10 साल 1 साल जी, लगातार जी, रहे हैं अरविंद जी, केजरीवाल सर। साहब सत्ता में। एक एंटी इनकम्बेंसी आपको क्या किसी तरह की दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले दिनों जब से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं केजरीवाल साहब, उसके पहले चाहे वो साल भर से लगातार कानूनी मसलों में रहे, सलाखों के पीछे भी रहे, उसकी जो भी वजह हैं, एक बहस का मुद्दा है और अदालत में मामला है। लेकिन चुनाव की तैयारी में नजर आ रहा है कि 5 रेवड़ियों का ऐलान अब तक वो कर चुके हैं। खुल के आप कहते हैं कि रेवड़ी पर हम चर्चा कर रहे हैं और रेवड़ियां बांट रहे हैं, मुफ्त कैश की बात करते हैं। तो 10 साल में काम पर भरोसा नहीं है, रेवड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं, क्या यह संकेत देता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का ये सौभाग्य है कि जब से केजरीवाल जी आए और तब से लगातार हम लोग उनको देख रहे हैं। पहली बार जब उन्होंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में, तब से और आज तक। आप अगर ठीक से याद करिए तो केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके, आंदोलन करके ही आए थे। बाद में ये बात सामने आई कि उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता का असली आधार बिजली और पानी की सब्सिडी थी और उन्होंने निश्चित रूप से कुछ अच्छे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी और हेल्थ के क्षेत्र में भी। लेकिन सच बात ये है कि अगर आप उस मंजर को याद करें जब पहली बार विधानसभा चुनाव ये लोग जीत कर आए थे, तो कुछ लोग, मुझे ये भी याद है कि विधानसभा में ऐसी चप्पल पहन के आए थे जिसमें बाकायदा रस्सी लगी हुई थी, मतलब उसका फीता टूटा हुआ था। तो पब्लिक को ऐसा लगा कि वाकई हमारे बीच से निकल कर लोग गए हैं और वो लोग सरकार चलाने जा रहे हैं, वो हमारे लिए काम करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता की जो काली कोठरी है, उसके तमाम दाग इन्होंने भी अब बटोर लिए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने की अब इनमें निश्चित रूप से हिम्मत नहीं है और इसीलिए इनको लगता है कि दिल्ली में गरीब जनता, चूंकि जो लोग भी इनके वोटर हैं बेसिकली गरीब लोग, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर गरीब लोग इनके वोटर हैं जो कांग्रेस को पहले वोट करते थे। जी यूसुफ जी ने ठीक कहा कि वही वोट इनको ट्रांसफर हुआ। तो इनको लगता है कि भाई उनको जरूरत है, अगर हम बस फ्री कर देते हैं, पानी बिजली फ्री कर देते हैं या और भी अगर सुविधाएं जितना ज्यादा उनको हम देंगे उतना ज्यादा वोट बटोरेंगे। तो बेसिकली अगर नैतिक तौर पर देखा जाए तो केजरीवाल जी इस चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत पीछे हैं और ओके, तो तमाम दाग आपको धब्बे लगता है कि उनके इस उनके बार दामन की पर चुनावी लगते हैं। तस्वीर पिछले 2 चुनावों से अलग हो सकती है, इसके आसार आपको लग रहा है? क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है 10 साल पहले और अब नहीं, में। उसमें एक बात मैं सिर्फ आपको मैं रोकता हूं, लौटता एक हूं बात आपके कहना पास चाहता हूं। अजय जी, आई अगेन कम ओके, बैक टू यू। ओके, आप दोनों बने हुए मेरे साथ, कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं और बातें भी सुनाते हैं। आज भी बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने शीश महल का मुद्दा उठाया और कहा कि दिल्ली की जनता को शीश महल में घुमाएंगे। सुनिए। मैं सारी जनता को एक बार शीश महल जो है दिखाने के लिए लेके जाना चाहता हूं। मैंने आज ही आदरणीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिख रहा हूं
कि एक बार शीश महल को खोल दीजिए। यहाँ की नई दिल्ली की जनता ये देखना चाहती है कि उन्होंने जो अपने टैक्स के पैसे जहाँ पर खर्च किए वो केवल उस घर को देखना चाहती है। तो मैं यहाँ से बस सारी जनता की उनको बिठाकर शीश महल के दर्शन कराना चाहता हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने अय्याशी के लिए वहाँ पर अड्डा बनाया, वहाँ पे बार भी थी उनके यहाँ पर, और वहाँ पे 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो अंडरलाइन किया कि बार भी थी वहां पर। असल में बीजेपी जिन मुद्दों के सहारे केजरीवाल को इस बार घेर रही है, उससे होने वाले खतरे का इल्म आम आदमी पार्टी को भी है। शायद इसी वजह से 10 सालों तक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलाने वाली आप इस बार दनादन फ्रीवीज का ऐलान कर रही है। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पुजारियों ग्रंथियों के लिए योजना, अब वाटर बिल माफ करने की बात। कालका जी से उम्मीदवार बने रमेश बिधूरी ने इनको लेकर के भी जवाब दिया है, सुनिए। जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेके त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा देंगे। ये मेरा सब लोगों को वादा है, ये मेरी सब लोगों को गारंटी है। तो लोगों को चिंतित होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अभी जो सीवर के उल्टे सीधे पानी के बिल आ रहे हैं बिजली बोर्ड से, तो कह रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम सबको ठीक कर देंगे, माफ कर देंगे। अरे आपने तो कहा ही था पानी माफ, बिजली आप, तो बिल क्यों आ गए? आप ही तो चेयरमैन है, मार लेना जी। आपके चेयरमैन रहते बिल कैसे गलत आ गए जल बोर्ड के? और जल बोर्ड आपके अंडर आता है, तो बिल किसने बनाए ये? जब आप बिलों को ठीक नहीं करा सकते तो मोदी साहब तो 5 साल आने वाले भी प्रधानमंत्री रहेंगे। अगर आप ये बहाना मारेंगे मेरे कामों को मोदी जी नहीं करने दे रहे, तो फिर अमित शाह जी गृह मंत्री रहेंगे। तो 5 साल की क्या गारंटी है कि लोग ये प्रताड़ना नहीं सहन करेंगे? यूसुफ साहब और अजय पांडे वरिष्ठ पत्रकार दोनों मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ साहब, एक के बाद दूसरे फ्रीवीज, हर चुनाव में फ्रीवीज, अब की बार 5 फ्रीवीज, क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं बताता है आम आदमी पार्टी की? अब तो 10 साल हो गए, अब तो काम का ढिंढोरा पीटना चाहिए। देखिए, जिसको फ्रीबीज आप कह रहे हैं या बीजेपी कह रही है, वो मैं मानता हूं कि किसी भी कल्याणकारी देश में, हमारे यहाँ भारत जब 1947 में अंग्रेजों से आजाद होकर अपनी सत्ता आई, तो इसकी नींव ही रखी गई थी कि ये कि वेलफेयर स्टेट होगा। वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन की जिम्मेदारी, बुनियादी भरपेट भोजन मिलने की जिम्मेदारी, बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो उन्हें फ्रीबीज कहना और ये उन लोगों का मजाक उड़ाना है जिनके लिए बहुत काम की चीज है। हो सकता है मेरे आपके लिए फ्री बस सर्विस एक होकर हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनसे पूछिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें सवाल यूसुफ साहब ये उठाया जाता है कि आप उनको इनेबल करें कि वो उतना अर्न करें, उनके लिए जॉब क्रिएट करें, आप इन्वेस्ट करें इन पैसों को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ताकि पीढ़ियों के लिए ये इनेबल हो पाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल देश अपनी दिल्ली की जनता को टैक्स के पैसे से, हम लोगों के टैक्स के पैसे से, भाई जनता का टैक्स है, जनता टैक्स दे रही है और उसका फायदा जनता को मिल रहा है। अब ये अलग बात है कि भाई ए आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, बी आदमी को उसका फायदा मिल रहा है कुछ, तो ये तो होता ही है। तो अगर ये गलत है तो यूसुफ भाई, इतना ही वक्त था मेरे पास, मुझे ब्रेक के लिए कह दिया गया है तो मुझे रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी अजय जी, आपके पास दोबारा नहीं आ सका, मैं दोबारा आने की इच्छा थी लेकिन नहीं आ सका, फिर किसी मौके पर आपसे बात होगी। लेकिन चुनाव में चक्रव्यूह साफ तौर पे इस बार बुना जा रहा है और दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो क्या चुनाव की इस बार तस्वीर कुछ बदली सी होगी? दिलचस्प होगा देखना। लेकिन कुछ ही पलों में सोशल मीडिया इस्तेमाल की तस्वीर पूरी तरह से बदलने की तैयारी देश में हो गई है और अब मम्मी पापा की सुननी होगी बच्चों को। कैसे? कुछ ही पलों में।